ये लवर्स जो होते हैं ना, वो बिल्कुल कबूतर्स की तरह होते हैं। खुले आसमान में उड़ना इनकी फितरत होती है। मगर ये ज़माना तो इन्हें कैद करके रखना चाहता है। अब इस कमज़ोर ज़माने को कौन समझाए कि इश्क में इंसान चलता नहीं, उड़ता है। मेरे संग इस तरह तुम खेलो ना, मेरे संग इस तरह तुम खेलो ना। कब से पड़ा है तुम्हारा दिल मेरे सीने में, हो कब से पड़ा है तुम्हारा दिल मेरे सीने में। आकर इसे तुम यहाँ ले लो ना, मेरे संग इस तरह तुम खेलो ना। हाँ पता है कि भीड़ में खोने की कोशिश भी करोगे तुम। हाँ पता है कि भीड़ में खोने की कोशिश भी करोगे तुम। बाहर से हंसने की अंदर से रोने की साजिश भी करोगे तुम। आखिर मजा क्या है बोलो ना ऐसे जीने में, हो आखिर मजा क्या है बोलो ना ऐसे जीने में। हंस हंस के तन्हाइयाँ झेलो ना, मेरे संग इस तरह तुम खेलो ना। कब से पड़ा है तुम्हारा दिल मेरे सीने में, हाँ कब से पड़ा है तुम्हारा दिल मेरे सीने में। आकर इसे तुम यहाँ ले लो ना, मेरे संग इस तरह तुम खेलो ना। ये सौम्या दीक्षित हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं आज इनकी शादी है, मगर इनका मूड ऑफ है, मतलब कुछ ज़्यादा ही। वैसे भी मेरा कुछ बोलना ज़रूरी भी नहीं है और सौम्या गाती भी बहुत अच्छा है। तो आप मेरा वॉइस ओवर छोड़िए और सौम्या का गाना सुनिए। मेरे लिए शहर भी आई है रात बनकर, निकला मेरा जनाजा मेरी
बनकर, अच्छा हुआ जो तुमने, अच्छा हुआ जो तुमने देखा ना ये नजारा। हाय। तू तू यहाँ क्या कर रहा है राहुल? एक बार तुझे देखना चाहता था, बस। ऐसे दुल्हन बने हुए? क्या देख रहा है? देखने देना यार। अगर देखना ही था तो थोड़ी देर बाद शादी में आ जाता। कार्ड तो तेरे घर भी आया ही होगा। हिम्मत नहीं है यार। पर इतनी हिम्मत है कि शादी वाले घर में सीधा दुल्हन के कमरे में घुसाया। किसी ने देख लिया तो मार खाऊंगा और क्या। वो छोड़, मैं ना इंस्टा में विनोद की फोटोज देख रहा था और मैं लिख के दे सकता हूं कि 2 साल के अंदर ये आदमी टकला हो जाएगा। सौम्या, तेरा मामा तेरे लिए चंदा मामा ढूंढ के लाया है। हाँ हाँ, मेरे होने वाले पति को स्टॉक करा है तू? नहीं मतलब सीरियसली, कोई और नहीं मिला तेरे को? तो यहाँ क्यों आया है राहुल? मैं ये कैसेट देने आया हूं। ये पहला गिफ्ट था जो तूने मुझे दिया था क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लास्ट पेपर वाले दिन। मैं तेरे सारे गिफ्ट्स रख सकता हूं, लेकिन ये मैं नहीं रख सकता। मतलब कल को मेरी भी शादी होगी, मेरी भी वाइफ होगी, और मेरी वाइफ के हाथों अगर ये कैसेट लग गया तो सीन क्रिएट हो जाएगा ना। पर तू अभी सीन क्रिएट क्यों कर रहा है राहुल? इस कैसेट में तूने अपनी आवाज में खुद अपने फेवरेट गाने रिकॉर्ड करके दिए थे मुझे। किसी दिन नॉस्टैल्जिया में आके अगर सुन लिया तो मैं तो मर जाऊंगा ना यार। और पापा का पुराना सोनी का टेप रिकॉर्डर साला खराब भी तो नहीं होता। राहुल, कौन कौन से गाने रिकॉर्ड करके दिए यार तूने मुझे इस कैसेट में? मर जावा तेरे इश्क में मर जावा, चुपके से लग जा गले, मैंने पायल है छनकाई फिर क्यों आया ना हर जाई, बेपनाह प्यार है आजा, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। भग साला। राहुल हमने डिसाइड किया था ना कि हम रोना धोना नहीं करेंगे। तो मैं कहाँ रो रहा हूं? और तू भी मत रोना, नहीं तो पूरा मेकअप खराब हो जाएगा तेरा। आई एम सॉरी राहुल, मैं अपने पापा को कन्विंस नहीं कर पाई। नो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं तेरे पापा को कन्विंस नहीं कर पाया। उन्होंने तो मुझे मौका दिया था कि अगर 3 साल में तुम सेटल हो गए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे और सौम्या के रिलेशनशिप से। एग्जैक्टली वही तो पॉइंट है ना कि पापा अमरीश पुरी टाइप के विलन भी तो नहीं है जो मैं रेबेल करूं। उन्होंने तो तुझे मौका दिया था और मैंने वो मौका खो दिया। सच एन इडियट आई एम। तू तो फिर भी बहुत पेशेंट थी मेरे साथ। मैं ही लीड ऑफ था। मुझे लगता था कि समडे आई विल पे द बिल्स विद दिस गिटार। इस आर्टिस्ट्री ने तो साली लगा डाली लव स्टोरी की। और तुझे क्या जरूरत थी पापा को अपना रियल बैंक बैलेंस बताने की? शाहरुख खान के इंटरव्यू से वो इंस्पायर हो गया था ना। हाँ यार, हर राहुल शाहरुख नहीं होता राहुल। ट्रू। और प्लीज इसे तो अपने पास रख। नहीं, मैं नहीं रखूंगा। राहुल हमने डिसाइड किया था ना कि हम एक दूसरे की अच्छी मेमोरीज को ही याद रखेंगे। जो अच्छे मोमेंट्स हमने एक दूसरे के साथ बिताए हैं उनको ट्रेजर करेंगे। भले रिश्ता खत्म हो गया हो पर यादों में डार्कनेस नहीं एंड लाएंगे। ब्ला ब्ला ब्ला। याद है, सब याद है। तो वही करते हैं जो डिसाइड किया था।
हंसते हुए गुड बाय करेंगे। वही तो कर रहे हैं। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। प्लीज यार तू गाना मत गा, ये तो मैं रो दूंगा। और ये कैसेट प्लीज तू ही रख, प्लीज। राहुल, प्लीज सौम्या, ये कैसेट ले ले और एक सेल्फी दे दे। क्या? नहीं मतलब कल को तेरी भी शादी होगी और ये फोटो अगर भोले भटके के तेरी वाइफ के हाथ लग गई तो कह दूंगा बाजू वाले दीक्षित साहब की लड़की थी, मेरी मुंह बोली बहन थी। इडियट। मेरे संग इस तरह तुम खेलो ना, मेरे संग इस तरह तुम खेलो ना। कब से पड़ा है तुम्हारा दिल मेरे सीने में, हो कब से पड़ा है तुम्हारा दिल मेरे सीने में, आकर इसे तुम यहाँ ले लो ना। तो भैया इनकी कहानी का तो दी एंड हो गया। यार मुझे ना ये दी एंड बड़ा ही नेगेटिव टर्म लगता है, पर ये लोग जो कर रहे हैं उसके लिए मेरे पास कोई दूसरा टर्म भी तो नहीं। इन मियाँ को ये गलत फहमी है कि इस सेल्फी को निहारते हुए और जानी और बी प्राक के गाने सुनते हुए ये अपनी उदित नारायण और कुमार सानू वाली बचपन की मोहब्बत को ओल्ड मॉन्क के समंदर में दफन करके भूल जाएंगे। और इन मोहतरमा को ये मुगालता है कि मिसेस विनोद मिश्रा बनने के बाद ये अपने ब्राइट फ्यूचर में मसरूफ़ हो जाएंगी और कभी कभार बारिश के मौसम में चाय की चुस्कियाँ लेते हुए इस कैसेट को सुना करेंगी और सोचेंगी, माय गॉड कितनी पगली थी मैं। पर बचपन की मोहब्बत को भुला पाना इतना आसान होता है क्या? नहीं, मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, इतना आसान होता है क्या? ये साहिबा जो हॉट कॉफ़ी को कोल्ड कॉफ़ी बनाए बैठी हैं, इनका नाम है प्रभा सिन्हा। और ये साहब जो कर्टसी की परवाह किए बगैर बड़ी ही बेशर्मी से कॉफ़ी ढकेले जा रहे हैं, इनका नाम है अरुण सक्सेना। ये दोनों 2 महीने पहले एक मैट्रिमोनी वेबसाइट पर मिले और फिर मिलने लगे और फिर मिलते ही रहे और फिर मिल ही गए और कल फाइनली इन दोनों के पेरेंट्स मिले और फिर खैर आगे आप खुद ही देख लीजिए। क्या ज़रूरत थी आपको पापा को सच बताने की? जी मैंने पूछा क्या ज़रूरत थी आपको पापा को सच बताने की? आदत है प्रभा जी, मैं झूठ नहीं बोल पाता। पर अरुण, जब हम पहली बार मिले थे तब तो आपने झूठ बोला था ना कि आप स्मोक नहीं करते। हाँ, पर उसी रात को आपको फ़ोन करके बता दिया था ना कि मैं झूठ बोल रहा था कि मैं स्मोक नहीं करता। मतलब आप ये कह सकती हैं कि मैं झूठ बोल तो लेता हूँ पर मेंटेन नहीं कर पाता। और आप ये कह सकते हैं कि आपकी इसी मेंटेन न कर पाने वाली आदत की वजह से सब गुड़ गोबर हो गया। ऐसा तो मत बोलिए प्लीज़।
तो क्या बोलूँ, आप ही बताइए ना। आप खुद सोचिए, अगर मैं आपके पापा को अपने स्टार्टअप प्लान के बारे में नहीं बताता तो शादी के बाद तो उन्हें पता चल ही जाता ना। क्योंकि अगर हम नवंबर में शादी करने का विचार बना रहे थे तो दिसंबर में तो मैं जॉब छोड़ने ही वाला था ना। तो आपके पापा को तो यही लगता ना कि मैंने उन्हें धोखा दिया। अरुण, आपको तो मैंने बताया ही था ना कि पापा मम्मी शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए इसलिए रेडी हुए थे क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, PWD में सुपरवाइज़र हैं आप। ग्रेड 2, पर ज़्यादा दिन तक नहीं रहूँगा क्योंकि आप अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, पता है मुझे, पर आपको पापा को नहीं बताना था ना। देखिए प्रभा जी, मैं ये मानता हूँ कि जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर टिका हो वो। यार, एक तो आप ये हिंदी फिल्में देखना बंद कर दीजिए अरुण, प्लीज़। जी जी आपके मम्मी पापा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहली शादी.com में खुद ही प्रोफाइल बनाई थी ना, तो जाओ खुद ही शादी कर लो। थोड़ा मीन टाइप का हो गया ये तो। और आपके पापा मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने कहा कि लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही है, कलेक्टर नहीं बन गई है जो इनके तेवर 7वें आसमान पर हो। ये कुछ ज़्यादा ही मीन टाइप का नहीं हो गया? प्रभा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं झूठ बोल तो लेता हूं, पर आपने क्या सोचा है? क्या सोचूं? पापा मम्मी ने तो मना कर दिया शादी के लिए, उनके अगेंस्ट भी तो नहीं जा सकती ना। मेरे घर में भी ऐसे ही कुछ है। मैं और पापा, हम दोनों मम्मी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। और वैसे भी 2 ही महीने हुए थे हमें मिले, कोई लव स्टोरी थोड़ी ना थी हमारी। हाँ, सही है, सही कहा आपने। मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, पर मुझे नहीं सोचना चाहिए। तो क्या हुआ कि अगर मुझे आपकी कंपनी अच्छी लगने लगी थी, तो क्या हुआ कि मैंने आपसे वो सारी बातें शेयर की जो जनरली मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती। जो यकीन मानिए मैं किसी से नहीं बताऊंगा। तो क्या हुआ कि आप वो पहले लड़के थे जिसने मुझे पहली डेट पर गिफ्ट दिया, पर मैंने आपको जज भी नहीं किया। तो क्या हुआ जो आप रात भर मुझे फ़ोन पर वो गाने सुनाते थे जो मेरे टाइप के भी नहीं थे, पर मैं कभी बोर नहीं हुई। तो क्या हुआ कि शायद आज के बाद हम कभी मिलेंगे भी नहीं, और शायद मैं आपको मिस करूंगी। आप तो मुझे गिल्टी फील करवा रही हैं प्रभा जी। फील वाली तो कोई बात ही नहीं है ना अरुण, लव स्टोरी थोड़ी ना थी हमारी। सुनिए ना, मैं क्या कह रहा था कि हाइंडसाइट में सब ठीक लगने लगता है, और ये शादी ना बहुत बड़ा डिसीजन है, जिम्मेदारी वाली बात है ना। इन द फर्स्ट प्लेस तो मैं शादी के लिए तैयार ही नहीं था, पर आपसे मिलने के बाद ऐसा लगा, मतलब ऐसा लगा जैसे पहले कभी नहीं लगा था। पर आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आप अपने मम्मी पापा से बहुत क्लोज हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से उनसे दूर जाएं, क्योंकि मुझे तो आप 2 ही महीने से जानती हैं, पर उन्होंने तो आपको जन्म दिया है। पॉइंट है, आपकी बात में पॉइंट है अरुण। है ना? बिल्कुल, और जितनी बातें आपने मुझसे की है उन्हें सुन के भी ऐसा लगता है जैसे आप मम्माज बॉय हैं, एंड दैट्स कूल। मैं नेगेटिव वाले सेंस में नहीं बोल रही हूँ। मैं नेगेटिव वाले सेंस में ले भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि वाकई में हूँ मैं ममाज बॉय। क्योंकि वो आपसे प्यार करती हैं, और मेरे मामा जी कहते हैं कि संसार में एक माँ का प्यार ही शाश्वत है। शाश्वत? इटर्नल। वेरी ट्रू, सच कहते हैं मामा जी। बस माँ का ही प्यार तो शाश्वत है, क्योंकि वो जननी है। एग्जैक्टली। और पिता का कैसा है मतलब? पिता का तो ऐसा है मतलब
वो तो माँ के पति हैं। मतलब वो तो परमेश्वर है, उनके अगेंस्ट तो जाया ही नहीं जा सकता। नाउ वी आर ऑन द सेम पेज। अब मुझे थोड़ा लाइट फील हो रहा है। शायद आपके मन में गिल्ट था कि आप मुझसे शादी नहीं करके मुझे हर्ट कर रही हैं, और अब वो गिल्ट शायद जा रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा। यू सी, आपको गिल्ट नहीं है? था ना, मतलब है ना, पर अभी जो अपना ये डिस्कशन हुआ ना माता पिता वाला, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जा रहा है। बाय द वे, ये माता पिता वाला टॉपिक शुरू किसने किया? मैं भूल गया। छोड़िए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। शायद कुछ महीनों बाद आप ये भी भूल जाएं कि आप किसी प्रभा सिन्हा नाम की लड़की से भी मिले थे। और आप भी शायद कुछ महीनों बाद अपनी किसी फ्रेंड से मेरे बारे में डिस्कस करके हंसेंगी कि मुझे भी मिला था एक अरुण सक्सेना जो रात भर जगजीत सिंह की गज़ल सुना के बोर करता था। पॉसिबल है। आप लोग मथुरा जाने वाले थे ना? वो तो मेरी मम्मी ने शादी के लिए कृष्णा जी से मन्नत मांगी थी, वही उतारने जाने वाले थे। पर हाँ, अब तो मम्मी ने महाकाल से मन्नत मांग ली है, तो शायद कुछ समय बाद उज्जैन जाना हो। जल्द जाना होगा। मेरी मम्मी कहती है कि भोलेनाथ जल्दी पुकार सुन लेते हैं। और वैसे भी आप हैं ही इतनी प्यारी कि मतलब कौन ही लड़का आपको मना करेगा। तो अब आपका क्या प्लान है? मैंने तो मम्मी को बोल दिया है कि देखो भैया, जहाँ मेरा मन था वहाँ तो बात बनी नहीं, तो अब आपको जहाँ बात चलानी है आप चलाओ, मुझे परेशान मत करो। अरुण, मैं आपकी शादी के बारे में नहीं, आपके स्टार्टअप के बारे में पूछ रही थी। ओह, वो तो मतलब सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं, बस सीए से मिलके कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। मतलब अभी आधे घंटे में उससे मिलना है। आपको देर तो नहीं हो गई? देर तो नहीं हुई, पर अब मैं चलता हूँ। आई थिंक आई नीड वन मोर कॉफ़ी। तो आप कॉफ़ी पीजिए, मैं चलता हूँ। तो यार इनकी 2 महीने वाली नॉट अ लव स्टोरी तो यहीं समाप्त होती है। भाई गजब का प्रेम है इन दोनों के दिलों में अपने माता पिता के लिए। ऐसा आजकल कहाँ देखने को मिलता है। आसमान से उतर के आए हैं ये दोनों प्रेमी जीवी। इन मियाँ को ये लगता है कि अभी जो डिसीजन ये लेकर आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनका ये बिलीफ है कि हाइंडसाइट में तो सब कुछ ठीक ही लगने लगता है। और इन्होंने तो स्वयं अपने मुंह से ही कहा है ना कि 2 ही महीने तो हुए थे हमें मिले, कोई लव स्टोरी थोड़ी ना थी हमारी। अब अगर इन्हें ऐसा लगता है तो इनके ऐसा लगने का तो कुछ नहीं किया जा सकता। और इन नाज़नीन को ऐसा लगता है कि किसी किताब के चैप्टर की तरह यह अरुण सक्सेना भी एक चैप्टर ही था जो अब क्लोज हो गया है। अब कुछ दिनों तक मन उखड़ा उखड़ा तो रहेगा, मगर क्या करें, शायद ये नया हेयर कट भी करवा लें, क्योंकि इन्होंने सुन रखा है कि नया हेयर कट मूव ऑन करने में मदद करता है। पर रिश्ता चाहे 2 डेकेड का हो या 2 महीने का, तार अगर तरीके से जुड़ जाए ना तो मूव ऑन करना इतना आसान कहाँ होता है। नहीं, मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, इतना आसान होता है क्या? ये जो उदास सा एक्सप्रेशन बनाए हुए मजनू सी शक्ल का लड़का आपको दिखाई दे रहा है, ये है ऋषिकेश रंजन उर्फ ऋषि, पेशे से कोडर और तबीयत से आशिक। और ये जो मुस्कुराती सी सूरत लिए इस मजनू को निहार रही है, ये है राधिका अवस्थी, पेशे से आर्किटेक्ट और तबीयत से शायरा।
ये दोनों 2 साल पहले मिले और तभी से एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। मतलब एक होता है ना कि पहले जान पहचान होती है, फिर दोस्ती और फिर मोहब्बत होती है। मगर ये दोनों कभी दोस्त थे ही नहीं, ये तो शुरू से ही लव बर्ड्स थे। मगर आज इन कबूतर्स के अलग अलग दिशाओं में उड़ने का वक्त आ गया है। क्यों, आप खुद ही देख लीजिए। तो अपन ना लेटर्स लिखेंगे। अरे तुमने बोला था ना फोन पे कितनी ही बात कर लेंगे, बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ अपन लेटर्स लिखेंगे। फोन पे तो क्या है कि इंसान कुछ भी बात करता है, और बताओ बोल के कुछ भी नहीं बताता, बिना मतलब की बकवास करता है। और लेटर्स में वही लिखता है जो वो फील कर रहा होता है। यू मीन लव लेटर्स? यस। ऋषि, तुम लव लेटर्स लिखने की बात करते हो, इससे पहले तुमने कभी गाय का निबंध भी लिखा है? गाय एक पालतू पशु है। गाय के 4 पैर, 2 सींग, 4 थन और एक लंबी पूंछ होती है। गाय काले, भूरे, चितकबरे आदि रंगों की होती है। गाय हमारी माता है। और बैल तुम्हारा बाप है। अब तुम बाप पे मत जाओ यार राधिका। तो बॉस्टन जाऊं? अभी जाओगी? रिक्शा रुकवाऊं? तुम इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? यार मैं तुम्हें 2 महीने से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे तुम्हारे बॉस्टन जाने से कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास जाओ, पर ऐसे रिश्ता तोड़ के तो मत जाओ ना यार। अजीब शख्स है, नाराज होके हंसता है। मैं चाहती हूँ खफा हो तो वो खफा ही लगे। यही चीज मुझे इरिटेट करती है। तुम्हें कोई भी बात टालनी हो तो तुम एक शायरी चिपका देती हो, और वो भी ऐसी शायरी जो मुझे समझ नहीं आती। पर सीधी सीधी बात भी तो तुम्हें समझ में नहीं आती है ना कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं करता। बिना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह बिना तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं करता? क्योंकि मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा है। पहले पहले तो सब ठीक रहता है, बाद में सब कड़वा हो जाता है। एक तुम्हारी बहन का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वर्क नहीं किया तो तुमने तो कंक्लूजन ही ड्रॉ कर लिया कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क ही नहीं करता। 7 साल का रिलेशनशिप था दी और उस रमन का। दिल्ली जाने के बाद उसे 7 महीने भी नहीं लगे दूसरी लड़की पटाने में। एसोल। तो मतलब तुम मेरी तुलना उस सुअर की औलाद से कर रही हो? तुम्हें लगता है कि उस लीचड़ की तरह मैं भी तुम्हारे बॉस्टन जाते ही दूसरे ढूंढ लूंगा? हो सकता है। कुछ भी मत बोलो यार। और ये भी तो हो सकता है कि मुझे बॉस्टन जाने के बाद कोई दूसरा पसंद आ जाए। हो सकता है ना? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पर लाइफ का क्या भरोसा है जाने मन, कब तुम्हें कहाँ ले जाए, कब तुम्हें किससे मिला दे, कब किस सिचुएशन में डाल दे, हु नोस। यार तुम सिंपल सी बात को कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रही हो। तुम सिर्फ 2 साल के लिए बॉस्टन जा रही हो और तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही तुम वापस इंडिया आ जाओगी। सिर्फ 2 साल की तो बात है यार। और अगर मुझे बॉस्टन पसंद आ गया तो, और मैंने वहीं सेटल होने का प्लान बना लिया तो तुम आओगे मेरे पास? आ जाऊंगा, मतलब उसमें क्या है, फ्लाइट में बैठूंगा और आ जाऊंगा। वैसे ही जैसे तुम शिमला आ गए थे ना, जब मैं 1 हफ्ते के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ वहां गई थी और मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और मैंने तुम्हें मिलने बुलाया था। याद है ना कैसे भागते हुए आए थे तुम? नहीं यार अब भी तुम उस बात को पकड़ के बैठी हो। तुम्हें तो मालूम है ना मुझे आरएसी की टिकट मिल रही थी। आरएसी में भी 2 लोग बैठ सकते हैं ना। इंडिया में रहकर इंडिया में मिलने नहीं आ सकते और बोलते हो बॉस्टन आओगे, वो भी सेटल होने के लिए। बच्चों सी बातें करते हो। मानता हूँ यार, मैंने बेवकूफ़ों वाली हरकत की थी, पर मैं वादा करता हूँ 2 साल में 4 बार तुमसे मिलने बॉस्टन ज़रूर आऊँगा। और 2 साल बाद अगर तुम्हारा मन करे वहाँ सेटल होने का तो मैं भी शिफ्ट हो जाऊँगा। वैसे भी कौन सी यहाँ मेरी कोडिंग की दुकान सही चल रही है। ऐसा है तो अभी चलो मेरे साथ बॉस्टन। अभी? हाँ अभी। 1 महीना बाकी है मेरे जाने में, तब तक तुम्हारा वीजा भी क्लियर हो जाएगा। यार ये तो गलत बात है ना। मैं तो तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ कि बॉस्टन मत जाओ, यहीं रुक जाओ। अब तुम मुझे बोल रही हो बॉस्टन चलो तुम्हारे साथ, मतलब ये तो गलत बात है ना यार। दैट्स माई पॉइंट ऋषि। तुम्हारे लिए बॉस्टन जाना प्रैक्टिकल नहीं है और मेरे लिए यहाँ रुकना प्रैक्टिकल नहीं है। और अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो सही नहीं है। अब क्या बोलूं यार मैं तुमको। 9 घंटे का टाइम डिफरेंस है इंडिया और बॉस्टन में। जब मैं फुर्सत में रहूंगी तब तुम्हें काम होगा, जब तुम्हें नींद आ रही होगी तब मेरे सर पे रोमांस की वेव्स उठ रही होंगी, जब तुम किसी फीमेल को वर्कर के साथ फोटो पोस्ट करोगे तो मेरे दिल से धुआं उठेगा।
मैं करूँगा ही नहीं। और जब मैं अपने किसी कलीग के साथ फोटो पोस्ट करूंगी तो तुम्हारी जान जलेगी। जलेगी ना? जलेगी ना, गंदे टाइप की जलेगी। सी, धीरे धीरे हम एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, पर दूर जाएंगे जरूर। अजीब हो यार तुम, एक तरफ गालिब वालिब की शायरी भी करती हो और दूसरी तरफ इतनी प्रैक्टिकल बात भी करती हो। क्या बात कर रहे हो? गालिब प्रैक्टिकल नहीं था। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। इससे ज्यादा प्रैक्टिकल बात कुछ हो सकती है? तुम समझ में ही नहीं आती हो यार मुझे। इसीलिए तो तुम मुझ पे इतना मरते हो मेरी जान। अब तो मर ही गया समझो। क्या ऋषि? तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है यार। इन लास्ट 2 years में जब तुम शिमला गई थी और मैं 12 दिन के लिए नानी के घर गया था, सिर्फ इन दिनों को ही छोड़कर ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जिस दिन हम नहीं मिले हों। पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, एक दिन तुम ऑफिस से गुस्से गुस्से में आई और तुमने मेरी जूठी कॉफी पी ली थी। उस रात मैं सो नहीं पाया था। लेक के किनारे तुम्हारे साथ बैठ के एक ही ईयरफोन से गाने सुनने की ऐसी आदत पड़ गई है कि जब तुम मेरे पास नहीं होती तब भी मैं एक ही कान में ईयरफोन लगा के गाने सुनता हूँ। तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है यार। आदत अच्छी हो या बुरी, छूट ही सकती है और छूट ही जाती है। और हाँ, हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे ये मत बोलना प्लीज। मैं सलमान का नहीं, मोनिस बेल का फैन हूँ। एंड आई ट्रूली बिलीव कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो फिर मेरे जाने के बाद का क्या प्लान है तुम्हारा? कैसी बेरहम टाइप की लड़की हो यार तुम, जले पे नमक की बोरी उड़ेल रही हो। नहीं, पर ऑन अ सीरियस नोट, मैं सोच रहा हूँ कि कोडिंग छोड़ दूंगा और अपने इलस्ट्रेटर बनने की ड्रीम के ऊपर फोकस करूंगा। क्या बात है, लाइफ से लड़की के जाते ही करियर पे फोकस आ गया। कल रात तुम सही बोल रही थी यार, लाइफ सिर्फ लव लाइफ थोड़ी ना होती है। लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये कहकर इन देवी जी ने इन सज्जन से अपना दामन छुड़ा लिया। अब राधिका जी को ऐसा लगता है कि जिस तरह फिटनेस फ्रीक्स की डाइट से ग्लूटेन निकल जाता है, उसी तरह इनके दिल से वो गिल्ट भी निकल जाएगा जो फिलहाल ये ऋषि का दिल दुखाकर महसूस कर रही हैं। और इन्हें ये खुशफहमी भी है कि ऋषि इनसे दूर होकर अपने कैरियर पर फोकस करते करते इन्हें भुला देगा। मतलब इनका फंडा क्लियर कि लाइफ सिर्फ लव लाइफ थोड़ी ना होती है। पर पिया के होंठों की चाशनी मिलाए बगैर फीकी चाय पीना इतना आसान होता है क्या? और एक ही कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुनने की आदत छुड़ाना इतना आसान होता है क्या? नहीं, मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, इतना आसान होता है क्या? भोलू और मिंकी, मिंकी और भोलू, इनकी कहानी मैं कैसे बोलूं। ये जो खुशी से बेहाल होकर कुत्तों के माफिक नाच रहा है, इस जंतु का नाम है भोलू कुमार। और ये जो थोड़ी सी बेचैन और थोड़ी सी खुश कन्या आपको नजर आ रही है, इनका नाम है मिंकी मिश्रा। इन दोनों का इश्क 3 साल पहले शुरू हुआ और 3 दिन पहले खत्म भी होने वाला था।
जब मिंकी मिश्रा के बड़े भाई साहब पिंकी मिश्रा ने मिंकी मिश्रा को भोलू कुमार के साथ तोता मैना पार्क में देख लिया था। फिर क्या था, अपने प्यार को छोड़ना इन्हें गवारा ना था, तो मिंकी मिश्रा ने अपनी दोपहिया उठाई, उस पर भोलू कुमार को बैठाया और यहाँ चली आई। अब आगे की कहानी आप इन्हीं फरार कबूतर्स की जुबानी सुनिए। कबूतर्स। देख, सही जगह है ना? इधर सेफ है ना? सेफ? अरे तूने मुझे बोला था ना किसी सेफ जगह चलते हैं, तो पगली मैं तुझे यहाँ लेके आया हूँ शैतानों की हवेली में। अगर तेरे बाप भाई लोग गलती से भी इस गली के आसपास गुजरे ना, तो बाहर जो मेरे दोस्त है ना शेरू, बिल्लू और चूहा, चबा चबा के खा डालेंगे उन लोग को। तेरे को पता है ना मेरे को वायलेंस से कितना डर लगता है। ए मिंकी, तू डर मत ना यार, डरने की कोई बात ही नहीं है। तू 23 की, मैं 25 का। जब कानून हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। अरे हाँ, तूने 10वीं और 12वीं की मार्कशीट तो रख ली है ना? पोस्ट ग्रेजुएशन की भी रख ली और जन्म प्रमाण पत्र भी रख ली। स्मार्ट गर्ल है रे तू तो पगली। तूने वकील से बात की? वकील? वकील तो मेरा जीजा है, कल 2 बजे बुलाया कोर्ट। अपन कल वहाँ चलेंगे और वहाँ से सीधा आर्य समाज मंदिर। फिर तू मेरी पत्नी और मैं तेरा पति, वो भी लीगली। यू नो व्हाट आई मीन रे पगली। भोलू, क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे यार तू डर मत ना, बाहर जो मेरे दोस्त है ना शेरू, बिल्लू और चूहा मेरे भाई और बाप को चबा चबा कर खा जाएंगे। कूतर डालेंगे एकदम दांत से। मुझे भाई और पापा का डर नहीं है। तो फिर तुझे किस बात का डर है? अरे बोल ना। हम ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं ना? सही? बिल्कुल सही कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी तो यही किया था ना। तेरे पास सुदर्शन चक्र है क्या? नहीं, मेरे पास तो बांसुरी और गैया है। पर तू डर मत यार, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं होगा। पूजा दीदी का मैसेज आया है, पापा और भैया पुलिस कंप्लेन कराने की सोच रहे हैं। हैं? हाँ, अब क्या होगा भोलू? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तू डर मत। तू पहले फोन स्विच ऑफ कर यार। बोला था ना फोन ऑन नहीं करना है, अपन ट्रेस हो जाएंगे। तू फोन बंद कर यार प्लीज। और तू डर मत, तू डर मत, बिल्कुल बिल्कुल मत डर। तू भी मत डर। मैं नहीं डर रहा, मैं तो आइडिया सोच रहा हूँ। आइडिया? मिल गया आइडिया। अपन एक काम करते हैं, अपन एक वीडियो बनाते हैं जिसमें तू बोल ये नहीं, हम इनको लेके भागे हैं, और उसके बाद उस वीडियो को अपन डाल देंगे YouTube में, जहां। तू चुप कर यार भोलू, नहीं तो मैं बेल्ट मारूंगी तेरे को। तेरे को तेरे मम्मी पापा की याद नहीं आ रही है? अभी से? अभी तो बस 2 ही दिन हुए घर से निकले हुए। भागे हुए? नहीं मतलब कभी याद नहीं आएगी? देख, मेरे पिताजी मेरे को बचपन से पंचिंग बैग समझ के धोते आए हैं, और मेरी माँ, उनके ताने अगर तू सुन लेगी ना तो सीधा जाके कुएं में कूद जाएगी। इसलिए तेरे लिए इतना आसान है। पर मैं तो अपने पापा मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। पापा ने क्या नहीं किया मेरे लिए। और मम्मी तो मेरे से 1 मिनट भी दूर नहीं रह पाती। पता नहीं अभी वो कैसी होंगी। तूने अपना फोन तो बंद कर दिया है? कर तो दिया। देख क्या है ना, ऐसा भी हो सकता है कि अभी तेरी पूजा दीदी का कॉल आए और वो बोले कि मिंकी जल्दी घर आ जा, माँ की तबीयत खराब हो गई है, बाटल चढ़ाना पड़ रहा है। ऐसी ड्रामा करते हैं प्रेमियों के साथ। बल्लू भैया बताए थे मेरे को। मेरी मम्मी कोई ड्रामा नहीं करती, कुछ भी मत बोल। तो फिर तू ऐसी क्यों बोली कि मैं अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता? माना कि वो लोग डंडा किए रहते हैं, पर माँ बाप है यार, प्यार करता हूँ मैं उनसे, लेकिन उनसे शादी थोड़ी कर सकता हूँ। शादी तो मुझसे ही करेगा ना? नहीं। अरे मैं तेरे साथ भाग के क्यों आया हूँ? अजीब सवाल पूछती है यार तू। मैंने देखा है तेरे को, तू उस रूपा से बहुत चिपक कर बात करता है। अजीब फालतू बात कर रही है यार तू। वो रूपा मेरी भाभी है, चूहा की गर्लफ्रेंड। कहीं तेरे को मेरे ऊपर शक तो नहीं हो रहा है ना? शादी के बाद तू बदल तो नहीं जाएगा ना? तेरे को तेरे मम्मी पापा की याद आ रही है ना? ए मिंकी, तू रो क्यों रही है? मम्मी को हाइपर टेंशन है भोलू, पता नहीं उनकी तबीयत कैसी होगी। कहीं तुझे अब अफसोस तो नहीं हो रहा है ना घर से भागने का? हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? शायद कुछ समय और रुकते तो घर वालों को गुस्सा शांत हो जाता और हमारी शादी की बात हो पाती।
भोलू, रुक जा, सोचने दे मेरे को। नहीं हो सकती थी हमारी शादी की बात। तेरे को तेरे सरनेम पता है ना, और मैं भोलू कुमार। हम लोग कुमार के आगे कुछ लगाते भी नहीं है, क्योंकि अगर लगाना शुरू कर दिए ना तो शहर में भी हमारे साथ गांव जैसा बर्ताव करेंगे लोग। कास्ट, यही तो प्रॉब्लम है। पर मुझे लगता है अगर मैं अपने पापा को ढंग से समझाऊं तो वो हमारे प्यार को समझ जाएंगे। कैसी बात कर रही है रे तुम इनकी? तेरी बात सुनकर तेरे पापा भीमराव नहीं भीमसेन बन जाएंगे और मेरे को बीच से फाड़ कर दो अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देंगे। अब डायलॉग मत मार भोलू। तो क्या दीवार में सर मारूं? बैठ जाना। देख, इस फालतू दुनिया में अगर मिंकी मिश्रा और भोलू कुमार की शादी हो सकती है ना तो सिर्फ इसी तरीके से हो सकती है, भागकर, बदनाम होकर और माँ बाप का दिल दुखाकर। कोई और तरीका नहीं है क्या? क्या कर रहा है तू भोलू? ट्वीट? हाँ, सोनू सूद को ट्वीट कर रहा हूँ कि भैया हम इस फलाना फलाना जगह में छिपे हुए हैं, आप आओ और हमारी शादी करा दो, और हमारे माँ बाप को भी टैकल कर लेना। सबकी मदद करते हो, हमारी भी कर दो। भोलू, ये क्या पागलपन कर रहा है तू? कर दिया, हो गया ट्वीट। कर दी ना अनपढ़ वाली हरकत। सॉरी भोलू। अब आए ना तू मुद्दे पे। सॉरी। तू सही सोच रही है, तू बहुत सही सोच रही है। तू कहाँ एमकॉम की टॉपर और मैं कहाँ बीकॉम के सेकेंड ईयर में 3 बार फेल होने वाला अनपढ़। भोलू, तू अब कुछ भी मत सोचना। पर तू सही सोच रही है कि ये साला भोलू कुमार शादी के बाद मुझे रखेगा कहाँ, खिलाएगा क्या, घर कैसे चलाएगा? पर तेरा कॉन्ट्रैक्टर वाला काम सही तो चल रहा है ना? सही का तो अब क्या ही बोलूं, पर इतना तो सही है कि आगे आने वाले वक्त में ना मिंकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भोलू कॉन्ट्रैक्टर के साथ खड़े होने में भी शर्म आएगी। एक तो भोलू कुमार, ऊपर से ठेकेदार। चुप हो जा भोलू। सही कहते थे चाचा कि यार ये बड़ी जात वाले के चक्कर में मत पड़, पर अपन तो। चुप हो जा भोलू, एकदम चुप हो जा। डर लग रहा है ना तुझे? हाँ। तो सीधे सीधे बोलना कि डर लग रहा है। ये विक्टिम कार्ड क्यों प्ले कर रहा है? गलती तेरी नहीं है मिंकी जो तू मुझे भगा के लाई, गलती मेरी है जो मैंने तुझे ऐसा करने से रोका नहीं। चुपचाप बैग टांग के तेरी गाड़ी पे बैठ गया। मुझे तुझे रोकना चाहिए था। और क्या कहना चाहिए था? ये दुनिया कुत्ती है, प्रेमियों को काट खाती है। डायलॉग मत मार। तो तू ही बता अपन क्या करें? मुझे माँ से मिलना है। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मेरे को एक बार देखना है उनको। मैं माँ को समझाऊंगी हमारे बारे में और वो समझ जाएंगी, और फिर माँ भैया और पापा को भी समझा देंगी। भोलू, मेरे को माँ से मिलना है भोलू। तो अब अपन तो नहीं मिल सकते ना। मैं बोली ना, मैं माँ को समझाऊंगी। तू समझ नहीं रही है मिंकी। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तू जा। क्या? तुझे माँ से मिलना है ना, तो जा। तू नहीं चलेगा मेरे साथ? अब अल्लू भैया को कॉल कर देता हूँ, वो पटवारी आदमी है, उनके साथ जाएगी तो वो प्रेम से तेरे घर वालों को समझा देंगे कि लड़की का दिमाग सटक गया था, ये अपने फटीचर बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी, आगे से ऐसा नहीं करेगी। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बार ब्रेकअप किसी फ्रेंडली नोट पर ही हो। कभी कभी ये आप यूँ कह सकते हैं कि अक्सर ब्रेकअप्स जो होते हैं ना, वो इसी तरह के किसी हैवी नोट पर ही होते हैं। अल्लू भैया प्रणाम, मैं भोलू। अब मिंकी जी को ऐसा लगता है कि ये घर जाकर अपनी माता जी को समझाएंगी और माता रानी समझ भी जाएंगी और फिर बाबूजी को भी समझा देंगी। फिर पिंकी भैया कर ही क्या लेंगे। और इस मिट्टी के माधो भोलू को ऐसा लगता है
कि मिंकी घर जाते ही इसे भूल जाएगी और यह खुद घर पहुंचते ही अपने पिताजी से 2 लात खाएगा, रोते रोते सो जाएगा और सब भूल जाएगा। साहिर लुधियानवी साहब लिखते हैं, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मगर मैं साहिर साहब से पूछना चाहता हूं कि हर बार खूबसूरत मोड़ मिल जाना इतना आसान होता है क्या? नहीं, मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, इतना आसान होता है क्या? ये है कविता माथुर और अभी ये सुकून से चाय पीते पीते अपना ब्लॉग लिख रही थी। पेशे से डाइटिशियन है तो ब्लॉग भी विटामिन्स प्रोटीन्स के बारे में ही लिखती हैं। अभी भी कुछ वैसा ही लिख रही थी, पर अचानक से इनका मन लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर निकलकर कहीं दूर भाग गया। ऐसा आजकल इनके साथ तकरीबन हर रोज ही होने लगा है कि इनका मन इनके पास से भागता हुआ कहीं दूर चला जाता है, कहीं समंदर के किनारे। और ये हैं शेखर माथुर, और फिलहाल कविता जी का जो मन है वो इन्हीं के इर्द गिर्द कहीं घूम रहा है। आप पेशे से एक एक्टर हैं और अब तक 2-3 टीवी सीरियल में 3-4 मिनट के रोल करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए हैं बेचारे। अब इनके साथ अपनी पर्सनल सहानुभूति जो है वो मैं बाद में जताता रहूँगा, पहले इनकी कहानी सुन लेते हैं। हाय। हाय। इतनी सुबह सुबह? पहले ये बताओ कि तुमने चाय पी कि नहीं? पी ही रही थी। तब ठीक है, वरना अगर कविता ने चाय ना पी हो तो उससे बात करना मतलब नाक के फन से मुंह पूछने बराबर है। यार शेखर, सुबह सुबह तुमने भिड़ने के लिए फोन किया है मुझे? नहीं नहीं, बल्कि मैंने तो तुम्हें कुछ बताने के लिए कॉल किया है। बताओ। तुम सही कहते थे, पर्सनल जर्नलिंग इज लाइक ए थेरेपी। तो तुमने जर्नल लिखना शुरू कर दिया है? हाँ, आज सुबह से ही। अच्छा। पता नहीं आज सुबह से ही मेरा मन कहाँ कहाँ भाग रहा था। कभी कॉलेज की कैंटीन में, तो कभी हाईवे के किनारे वाली चाय की टपरी पे, और कभी तो वो हमारे हॉस्टल के पीछे वाले पहाड़ पे। और मेरी बिल्डिंग की लिफ्ट भूल गए तुम? हाँ, वहां पर भी। मतलब हर वो जगह जहां हमारे अच्छे मोमेंट्स बसे हैं, आज सुबह से ही मेरा मन मुझे वहां ले जा रहा है। तुम जर्नल के बारे में कुछ बता रहे थे ना? वो आज सुबह से ही लिखना शुरू किया है। तो क्या लिखा? कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। अलग हो चुके हैं, अब तो बस पेपर पे साइन करना बाकी है। बताओ तुमने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं? नहीं, रहने दो, तुम बुरा मान जाओगी। अरे बताओ ना, नहीं मानूंगी बुरा। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, हम लोगों ने शादी बहुत जल्दी कर ली थी। मतलब तुम 25 की थी और मैं 27 का। हम लोग मैच्योर नहीं थे तब। शेखर, तुम अपनी बात करो, मैं तो मैच्योर थी। मतलब मैं मैच्योर नहीं था? अरे तुमने ही तो कहा ना अभी कि तुम मैच्योर नहीं थे। मैंने कहा हम दोनों मैच्योर नहीं थे। और मैंने तो सिर्फ कहा कि तुम अपनी बात करो, बस। अच्छा, तो वो लड़की कौन थी जिसने अक्टूबर 2019 में मुझे धमकी दी थी कि अगर दिसंबर 2019 तक मैंने उससे शादी नहीं की तो वो अपने पापा के दोस्त से शादी कर लेगी? वो लड़की बहुत मैच्योर थी, नहीं? अच्छा, तो अब दूसरा पॉइंट बताओ। नहीं, रहने दो, छोड़ो अब। नहीं नहीं, अभी बात निकली है तो दूर तलक जानी चाहिए। अच्छा, तो सुनो दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं जबरदस्ती तुमको और अमन को लेकर काफी इनसिक्योर हो जाता था, और कई बार इसके चलते मैंने तुम पर गुस्सा भी किया। लेकिन मुझे समझना चाहिए था कि तुम और अमन तो भाई बहन टाइप के थे। शेखर, मैं और अमन बेस्ट फ्रेंड्स थे। हाँ हाँ, मतलब वही भाई बहन टाइप के बेस्ट फ्रेंड थे। भयानक टाइप के इनसिक्योर आदमी हो यार तुम। अब एक्टर हो यार तो इनसिक्योर तो होऊंगा ही ना। और वैसे भी वो अमन तुमसे कुछ ज्यादा ही खुला फ्लर्ट करता था, तो यार ऐसे में किसी भी पति की जान तो जलेगी ना। और ऊपर से हैंडसम भी था काफी।
मुझसे ज्यादा तो नहीं था। हाँ, बस 19-20 का फर्क ही था। मैं उससे 20 था, ये मैं अच्छे से जानता था, लेकिन फिर भी देखो ना, मैंने कभी भी किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश तक नहीं की, ना शादी से पहले और ना शादी के बाद। वो इसीलिए क्योंकि तुम निहायती आलसी आदमी हो शेखर। वाह वाह कविता, मतलब किस तरह से किसी की अच्छी क्वालिटी को बुरी क्वालिटी में बदला जाए, ये तो कोई कविता माथुर से सीखे। ये क्वालिटी भी तुम्हें तुम्हारे पापा से मिली है। अब मेरे पापा कहाँ से आ गए? थर्ड पॉइंट से, क्योंकि थर्ड पॉइंट में मैंने तुम्हारे पापा के बारे में ही वर्णन किया है। क्या आदमी है तुम्हारे पापा, मतलब क्या आदमी है यार। उनसे बड़ा मैनिपुलेटर मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। आदमी नहीं, वो तो मगरमच्छ है। मगरमच्छ? दिस इज टू मच। हाँ शेखर, मैं फोन काट दूंगी। मेरा भी मन करता था फोन काटने का, जब भी तुम्हारे पापा मुझे कॉल कर कर बोलते थे कि फला फला जगह फला फला वैकेंसी निकली, जाकर अप्लाई कर दीजिए। अरे आप मेरे दोस्त की कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? आप रेलवे की तैयारी क्यों नहीं कर लेते? अरे जब उन्हें पता है कि मैं प्रोफेशनल एक्टर हूं, तो बार बार कॉल कर कर आलतू फालतू की सलाह क्यों देते मुझे? प्रोफेशनल एक्टर पैसे कमाते हैं शेखर। देखो, अब तुम भी अपने पापा के जैसे बातें कर रही हो। अब उन्हीं की बेटी हो ना, तो उन्हीं की जैसी होगी ना। मैं अपने पापा जैसी नहीं हूँ शेखर, समझे? अरे हो, मैं बोल रहा हूं ना, तुम उनके जैसी ही हो। और तुम किसके जैसे हो शेखर? अपने आप में एक अलग किस्म की प्रजाति हो तुम। बचपन से ही मेरे पापा मुझे बॉडी शेम करते थे। हड्डी का ढांचा है हमारी लड़की, सूखी मूली है हमारी लड़की। इतना ही नहीं, उन्होंने तुम्हें भी तो पूछा था कि हमारी लड़की में आपको इतना क्या पसंद आया। ये तो हैंगर है, हैंगर। और तुम अपनी पत्नी की बेइज्जती सुनते रहे। यार अजीब पति हो यार तुम। तुम्हें जरा सा भी बुरा नहीं लगा? अरे यार, मुझे लगा कि बाप बेटे के बीच हंसी मजाक चल रहा होगा, तो मैं बीच में क्यों पढ़ूं? अरे यार, वैसे भी शादी के बाद तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो गई थी ना। मजाक? यू आर प्लेन स्टूपिड शेखर। एंड यू आर जस्ट लाइक योर फादर। नहीं, मैं अपने पापा जैसी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। और अगर दोबारा तुमने ये बोला ना, तो मैं तुम्हें... तो क्या, तुम मुझे तलाक दे दोगी, है ना? वो तो तुम दे ही रही हो। और अब इससे बड़ा और भारी ऐसा कौन सा ही पत्थर है जो तुम मुझ पर फेंक कर मार दोगी? और तुम भी ना बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे हो। हाँ, तो मुझे इसमें कोई शर्म या नाराजगी नहीं है। और वैसे भी पंडित लोग का कहना है, मातृमुखी सदैव सुखी। सिर्फ शक्ल की बात नहीं है, तुम्हारी अक्ल भी ना तुम्हारे माताजी जैसी है। मम्मी ने बोल दिया कि बेटा नॉनवेज खाना बंद कर दो, कृपा वही अटकी है, तो बेटे ने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। जबकि बेटे को एक्टर बनना है, और एक्टर बनने के लिए बॉडी बनानी पड़ती है, और बॉडी बनाने के लिए मुर्गा खाना पड़ता है। पर मम्मी ने बोला नहीं खाना अंडा मुर्गा, तो नहीं खाना अंडा मुर्गा, बात खत्म। अरे मेरी मम्मी कम से कम मेरे लिए प्रार्थना तो करती हैं। तुम्हारी मम्मी तो... मेरी मम्मी तो क्या? बोलो, मेरी मम्मी क्या? नहीं, रहने दो, ज्यादा हो जाएगा। हो ही जाएगा शेखर, मेरी मम्मी के बारे में कुछ मत बोलना। पर इतना जरूर बोलूंगा कि जब तुमने अपनी मम्मी को बताया कि हम लोग सेपरेट हो रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा होगा ना कि मैंने तो पहले ही कहा था। कहा होगा ना? ये सब छोड़ो, तुम अगला पॉइंट बताओ। शेखर यार, मैं ना ये एक्टिंग के चक्कर में अपनी मैरिड लाइफ पे ध्यान ही नहीं दे पाया। आज इधर ऑडिशन, कल उधर ऑडिशन। कभी कोई बोलता कि विल कॉल यू बैक, कभी कोई बोलता कि यू आर नॉट फिट। इन सब के चक्कर में मेरे अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन भर गया कि वो सब मैं तुम पर निकालने लगा। शादी के बाद भी मैं घर से पैसा मंगाता रहा, इतना भी नहीं कमा पाया कि कम से कम अपनी वाइफ को एक फोन गिफ्ट कर सकूं। कहां पुणे में तुम्हारे माँ बाप का इतना बड़ा घर, और कहां मुंबई में मैंने तुम्हें 10x12 की खोली में लाकर कैद कर दिया। अच्छा किया, अच्छा किया जो तुम अपने मम्मी पापा के घर चली गई। फोन तो ये भी ठीक ही है मेरा,
बात तो हो ही जाती है, बस तुमसे बात नहीं हो पाती थी। उस 10x12 के घर में भी मुझे दिक्कत नहीं थी, बस दिक्कत ये थी कि तुम उस घर में होते ही नहीं थे। और प्लीज एक्टिंग को कभी गिव अप मत करना, क्योंकि मैं जानती हूँ वो तुम्हारा पैशन है और वही एक काम है जो तुम अच्छे से कर सकते हो। मतलब मैं और किसी काम का नहीं हूं? वाह कविता, तुम तो तारीफ भी बुराई की तरह करती हो। मुझे पता नहीं तुमने और कितने पॉइंट्स लिखे हैं, मेरा तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, वक्त। तुम हमारे रिलेशन को वक्त नहीं दे पाए। हाँ आई नो, अपने साथ तो ये वही वाली बात होगी ना कि प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे तो कभी हम नहीं थे। हम तो थे भैया, तुम ही नहीं थे। हाँ ये बात भी सही है। बाकी के कानूनी कार्यक्रम के लिए मुझे पुणे आना पड़ेगा। हाँ। कब तक? आज पापा ने शर्मा अंकल को घर पे बुलाया है, वही बताएंगे कि कोर्ट कब जाना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? 2 बातें सोच रहा हूँ। एक तो ये कि जब कोर्ट में जज पूछता है ना कि आप दोनों के अलग होने की वजह क्या है, तो वहाँ क्या बोलूँगा। और दूसरा ये कि ये शर्मा अंकल वही काला कोट है ना जो हमारी शादी में दारू पीकर मुझे डार्लिंग बनाकर चूम रहा था और तुम्हारे पापा को बोल रहा था कि कविता ने तो अपने लिए कश्मीर का सेब ढूंढा है। अब साला ये डिसाइड करेगा कि हमें कोर्ट कब आना है। हरामखोर साला। देखो शर्मा अंकल को तो मैं तुम्हारा मैसेज दे ही दूंगी, और रही बात हमारे अलग होने के वजह की, तो मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था, वक्त। वक्त ही तो खराब चल रहा है मेरा। मम्मी ने मना किया था कि नॉनवेज मत खाना, पर मैंने तुम्हें भी नहीं बताया। उसी बीच मैंने एक दिन मटन खा लिया था, वो भी ट्यूसडे को। बस उसी के बाद से सब। शेखर, कविता वो मैं फ़ोन रख रहा हूँ, वो बैटरी ऑलमोस्ट ड्रेन हो गई है। न जाने अपने अलग होने की जो वजह ये बताने वाले हैं उसे जज का मन वाजिब मानेगा या नहीं, मगर फिलहाल इन दोनों ने अपने मन को तो ये मना लिया है कि साथ रहना अब पॉसिबल नहीं है। तो चलो अलग हो जाते हैं। यार 3 साल की शादी को तो मैं गिन भी नहीं रहा हूँ, पर शादी से पहले 5 साल तक इन दोनों का इश्क 7वें आसमान पे था, जिसकी गवाही इनके कॉलेज की कैंटीन, वो हाईवे के किनारे वाली चाय की टपरी, वो शेखर के हॉस्टल के पीछे वाला पहाड़ और वो कविता की बिल्डिंग की लिफ्ट आज तक दे रही है। तो इन तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे से अलग हो पाना इन दोनों के लिए इतना आसान होगा क्या? नहीं, मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, इतना आसान होता है क्या? पता नहीं किसने कहा है, मगर किसी ने तो कहा है कि सच्ची मोहब्बत जो होती है ना, वो कभी पूरी नहीं हो पाती, हमेशा अधूरी ही रह जाती है। अभी जिस किसी ने भी कहा है ना, वो 1 नंबर का। खैर, मैं चाहता हूँ कि ये कहानी आपके माता पिता तक भी पहुँचे, इसलिए मैं किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता। आप तो बस मेरी भावनाओं को समझ जाइए। बहरहाल, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लव स्टोरीज में जब लड़का और लड़की एक दूसरे से अलग होने लगते हैं ना, तो उनके मन में एक पल के लिए ही सही मगर ये ख्याल ज़रूर आता है कि यार ये वो एंडिंग तो नहीं जो मैंने अपनी लव स्टोरी के लिए सोची थी। और उस एक पल में अगर आपने कोई कदम उठा लिया तो क्या होता है, आइए देखते हैं। राहुल, तू ना अपने पापा से डरती है। सॉरी। नो, आई एम सॉरी कि मैंने आज से पहले तेरे को कभी ये बताया ही नहीं कि तू अपने पापा से डरती है। तू क्या बोल रहा है राहुल? सच बोल रहा हूँ। तू पीसीबी नहीं पीसीएम लेना चाहती थी, लेकिन तेरे पापा ने जबरदस्ती तेरे को पीसीबी दिलवाया।
क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि तू मेरी वजह से पीसीएम लेना चाहती थी। तुझे गाड़ी चलाने से डर लगता है ना, लेकिन फिर भी तुझे जबरदस्ती गाड़ी चलाना सिखाया गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तू मेरे जैसे किसी लड़के से लिफ्ट ले। पुणे में तेरी इतनी अच्छी जॉब लगी थी, इतना अच्छा पैकेज था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तेरे पुणे जाने से, लेकिन तेरे पिताजी को थी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि तू उन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहे और वो तुझे कंट्रोल कर सके। चुप हो जा राहुल। और तुझे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना था ना, पर क्या हुआ? तुझे जबरदस्ती कथक क्लासेस ज्वाइन करा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी माँ कथक करती थी, पर मेरी माँ, तुझे कथक में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, पर फिर भी उन्होंने जबरदस्ती तुझे कथक सिखाया और तूने सीखा भी। सच सच बता, तू कथक का क भी सीख पाई है? अब तू मेरे टैलेंट पे सवाल उठा रहा है राहुल। नहीं, अरे नहीं, मैं इस पूरी सिचुएशन पे सवाल उठा रहा हूं। क्यों है हम दोनों इस सिचुएशन में? क्योंकि सौम्या दीक्षित अपने बाप से डरती है। मेरे पापा? तेरे पापा अमरीश पुरी जैसे विलन नहीं है, सच कहा था तूने। क्योंकि अमरीश पुरी ने भी एंड में कह दिया था, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन तेरा बाप, वो तो वो वाला विलन है। मिथुन की एक फिल्म आई थी ना, गुंडा, क्या नाम है उसके विलन का? क्या तो नाम है उसके विलन का? शट अप राहुल, चुप हो जा बिल्कुल। और तू ये क्या बोले जा रहा है कब से? अपने बाप से डरती है, अपने बाप से डरती है। हाँ, मैं डरती हूँ अपने बाप से, और ये कहने में ना मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि इंडिया में आधे से भी ज्यादा लड़कियां डरती है अपने बाप से, और इसीलिए वो एक ऐसा लड़का ढूंढती है जो उसके पिता के जैसा ना हो, जिनसे उन्हें डर ना लगे। और तू था वो लड़का, पर तू तो खुद डरता है मेरे बाप से। मैं नहीं डरता। अगर नहीं डरता तो चुप क्यों था उस दिन, जब मेरे पापा ने वो इम्प्रैक्टिकल सी शर्त रख दी थी कि अगर 3 साल में सेटल हो गया तो सौम्या से शादी करा दूंगा। तब तो 21 का था राहुल, और तूने नया म्यूजिक बैंड शुरू किया था। 3 साल में तो अच्छी फंडिंग वाले स्टार्टअप भी सेटल नहीं हो पाते, और तुझे लगा था कि तू 3 साल में बॉब डिलन बन जाएगा। ये मेरे पापा को तो पता ही था, और तुझे भी पता था कि 3 साल में कुछ नहीं होने वाला। और नहीं हुआ, पर इसका यह मतलब नहीं कि मेरा बैंक बैलेंस हमेशा 22,500 रुपए ही रहने वाला था। मुझे पता है कि मुझ में टैलेंट है, और मुझे भी पता है कि तू एक दिन स्टार बनेगा, पर तुझे ये बात मेरे पापा को समझानी थी ना। जैसे वो समझ जाते। तुझे ट्राई तो करना था। तेरी यही प्रॉब्लम है राहुल कि तू ट्राई नहीं करना चाहता। सच कह रही है तू। तेरी शादी के बाद इस सेल्फी को देख के तुझे भुलाने का भी ट्राई नहीं करूंगा मैं, बल्कि घुट घुट के मर जाऊंगा। जैसे मैं तो उस टकले विनोद से शादी करके हम्मा हम्मा गाने पे डांस करूंगी ना। लड़की लोग जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं। एक बार ये लहंगा पहन के, दिल में प्यार का दर्द लेके, स्माइल करते हुए मंडप तक चलने की कोशिश कर, मूव तक नहीं कर पाएगा, मूव ऑन करने की बात करता है। I love you, idiot. And I can't love anyone else. पर अब बहुत देर हो गई है क्या? हाँ, मतलब पापा को कन्विंस करने के लिए तो बहुत देर हो गई है। मतलब? ये हुई ना बात। अब ये दोनों कबूतर फरार होकर कहाँ जाने वाले हैं ये तो इन्हें भी नहीं पता, मगर इन्हें इतना ज़रूर पता है कि दोनों मिलकर कुछ ना कुछ फिगर आउट ज़रूर कर लेंगे।
अब यार कुछ ना कुछ फिगर आउट करते करते इंसान तो मंगल में भी जीवन खोजने के प्रयास में लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ फिगर आउट करते करते ये दोनों जीवन में भी मंगल खोज ही लेंगे। प्रभा जी, मुझे लगता है अभी तक देर नहीं हुई है, पर मैंने थोड़ी देर की तो बहुत देर हो जाएगी। अरुण, आप अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग मांगने तो नहीं आए हैं? कैसी बात करती हैं प्रभा जी? मैं तो बस आपका हाथ मांगने आया हूँ। अरे क्या हुआ? नहीं मतलब ऐसे इतना डायरेक्ट? देखिए प्रभा जी, मैं ना बिल्कुल अमोल पालेकर टाइप का आदमी रहा हूँ। जीवन में मैंने किसी लड़की से बात करना तो दूर, देखने की भी हिम्मत नहीं की। आप वो पहली लड़की हैं जिससे मैंने बात की, और आपसे बात करके ना कभी कोई संकोच वाली फीलिंग आई, ना कभी डर लगा। मैंने बाहर खड़े खड़े सोचा तो बहुत कुछ है, पर अगर वो सब आपको बोल दिया तो आप कहेंगे कि अरुण पहले हिंदी पिक्चर देखना बंद करो। इसलिए मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं। प्रभा जी, मैं बस आपका साथ चाहता हूं। लेकिन अरुण, अभी तो आपने मुझसे कहा था कि आप मेरा हाथ मांगने आए, अब साथ भी चाहिए। अच्छा, मैंने ऐसा कहा था क्या? चलिए दोनों ही दे दीजिए। मेरे मन में क्या है वो तो आप समझ ही गए होंगे, राइट? समझ तो गया हूं प्रभा जी, पर एक बार आप डिटेल में समझा देती तो अच्छा होता। अरुण, पर अब घर वालों को क्या समझाएंगे? देखिए, मैंने सोच लिया है, एक काम करते हैं, अभी कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं, फिर आपके घर जाके बोल देंगे कि महाकाल ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ग्रेट, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अरुण, आप शुरू से ही लव में ओवर मोटिवेटेड होने वाले टाइप्स ही थे। एंड सी, आप नाराज हो गई क्या प्रभा जी? नहीं, पर आप अपनी भावनाओं को संभालिए, बाकी मुझे संभालने दीजिए। तो मतलब आपको शादी नहीं करनी है? आज तो नहीं, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं कि कोर्ट में गए और हो गया। तो फिर क्या प्लान है? प्लान ये है अरुण कि कल आप मेरे घर आएंगे और मेरे पापा से कहेंगे कि आपने अपना स्टार्टअप वाला प्लान ड्रॉप कर दिया है और अब आप अपनी सरकारी नौकरी ही कंटिन्यू करेंगे। अरे पर ये तो झूठ है, मुझे पता है झूठ है, पर आपको झूठ बोलना पड़ेगा अरुण। आपको तो पता है ना प्रभा जी कि मैं आप झूठ बोल तो लेते हैं पर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, वो मैं करवा लूँगी। वैसे भी अरुण, जो झूठ किसी की जान बचाने के लिए बोला जाए वो झूठ झूठ नहीं होता। कहीं आप मुझे अपनी जान तो नहीं बोल रही हैं प्रभा जी? देखिए, मैं ब्लश करने लगूंगा। ब्रश करने लगूंगा? अरे ब्लश करने लगूंगा। ओ, अरे पर ब्लश कैसे करने लगते हैं? ब्लश तो बस करते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। अभी इन दोनों को जो सुखद अनुभूति हो रही है ना, उसका वर्णन तो कोई कवि ही कर सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि रिश्ता चाहे 2 डेकेड का हो या 2 महीने का, एक बार तार तरीके से जुड़ जाती है ना, तो वही होता है जो अभी हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि अरुण भाई साहब अपना झूठ कितने दिन तक मेंटेन कर पाते हैं। हालांकि प्रभा जी ने कहा है कि वो मेंटेन करवा लेंगे, तो करवा ही लेंगे, और फिर भोलेनाथ तो हैं ही। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इनको खोकर मेरी जाने जान, उम्र भर ना तरसते रहो। ये वाली तो मुझे भी आती है। कहाँ जा रहे थे? तुमने तो रिश्ता ही खत्म कर दिया, तो क्या करूंगा रुक के। पता है ऋषि, प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, प्रॉब्लम असल में मेरी है। प्रॉब्लम?
कैसी प्रॉब्लम? बचपन में ना मैं पापा से बहुत क्लोज थी। मतलब आज जितनी क्लोज मैं अपनी मामा से हूँ उससे कहीं ज़्यादा क्लोज मैं अपने पापा से थी। जब मैं 7th ग्रेड में थी तब मेरे पापा को उनकी कंपनी वालों ने ओमान भेज दिया। पैसे अच्छे थे। पापा ने वो डिसीजन हमारी भलाई के लिए, हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए लिया और ओमान चले गए। अगले 6 साल तक पापा ओमान में थे। यहाँ इंडिया में मैं, मामा, दी थे अकेले। पापा साल में एक बार 15-20 दिन के लिए घर आया करते थे। बस उन सालों में मैं पापा से दूर होती गई, एक तरह से उनसे डिटैच होती गई क्योंकि वो मुझसे दूर थे, और मामा से और क्लोज होती गई क्योंकि मामा मेरे पास थी। 6 साल बाद पापा वापस इंडिया आए, पर उनसे वो बचपन वाली बॉन्डिंग कभी नहीं बन पाई। शायद तभी से ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई है कि जो लोग हमारे पास होते हैं हम उन्हीं से अटैच होते हैं। बस फिर दी और रमन का ब्रेकअप देखा और ये भी देखा कि कैसे हम कॉलेज जाते ही स्कूल के दोस्तों को भूल जाते हैं, जॉब करते ही कलीग्स को ही अपना दोस्त बना लेते हैं। बस तब मेरा ये बिलीफ और स्ट्रांग होता गया। असल में प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, प्रॉब्लम मेरी है कि मैंने इन बातों को अपने दिमाग में बैठा रखा है। मुझे डर है एक दूसरे से दूर रहकर हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। क्या हुआ? पता नहीं, जिस तरीके से तुम ये सब बोल रही थी ना, उसको सुन के ऐसा लग रहा था मैं कोई थेरेपिस्ट हूँ। वो तो तुम हो। इससे पहले मैंने ये सारी बातें किसी से भी शेयर नहीं की। मतलब मैं इतना स्पेशल हूँ तुम्हारे लिए? राधिका, मैं तुमको कोई प्रॉमिस करने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुमको ट्राई करने के लिए कह रहा हूँ। मेरी नानी ने भी ट्राई किया था और उन्होंने अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर लिया। ट्राई करने से सब कुछ पॉसिबल हो जाता है यार, तो एटलीस्ट तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। क्या पता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क कर जाए। स्मिता आशना ने कहा है, सुबह तेरा ख्याल तेरे नाम से शाम है, कोई बताए फासला किस बला का नाम है। चलो ट्राई करके देखते हैं फिर। इसे कहते हैं मजबूती का जोड़। अब राधिका के बॉस्टन जाने के बाद ऋषि और राधिका की लव लाइफ कैसी चलने वाली है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं समय नहीं। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्राई करने की बात कर रहे हैं। और आज के ज़माने में जहाँ अगला कैंडिडेट सिर्फ एक स्वाइप की दूरी पर ही मौजूद है, वहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ट्राई करना अपने आप में ये साबित कर देता है कि ये प्रेमी ज़बरदस्त टाइप के हैं। तो भैया मेरी दुआ तो इनके साथ है। अरे साला, ये बल्लू भैया अभी तक नहीं आए। कहीं बाहर में तो नहीं चले गए तेरे बल्लू भैया? चुप बैठ। मैं तेरे जैसे चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ, समझा? क्या मतलब? मतलब देख, मैं कहाँ चुप बैठी, स्कूटी उठाई, तेरे को उठाई और घर से निकल गई। और अब वापस जाने की बात कर रही है तो चुप बैठ। जा रही हूँ जाके वापस आने के लिए, अपनी मम्मी को समझाने के लिए और अपने पापा को। पापा 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 तो मत कर, और घर से वापस आने वाली बात तो कर ही मत। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तेरी मम्मी को भी और तेरे पापा को भी। अभी घर जाएगी ना तो तुझे खूंटे से बांध के रख देंगे। तू ज्यादा डायलॉग मत मार, समझा? मैं कम से कम कुछ सॉल्यूशन तो ढूंढ रही हूँ हमारे रिलेशन को बचाने के लिए। और तू क्या सॉल्यूशन ढूंढ रहा था? वीडियो बनाते हैं, सोनू सूद को ट्वीट करते हैं। तू ना अपने आप को मजदूर से भी ज्यादा मजबूर समझता है भोलू। ला फोन दे तेरा। क्या? सॉल्यूशन निकालने की बात कर रही है ना, तो ला फोन दे। किसको फोन कर रहा है? तेरी अम्मा को। क्या बात कर रहा है?
बात तो अब करूंगा। वेरी गुड इवनिंग माय डियर मदर इन लॉ, कॉन्ट्रैक्टर भोलू कुमार स्पीकिंग। अबे ओए कुत्ते के बच्चे, अरे सुअर की औलाद, आपको जितनी गाली बकनी है ना बक लो। शैतान की संतान, फोड़ दूंगी तेरे कान। अरे इतनी बड़ी बड़ी गाली तो मत दो माता जी। अरे बीपी हाई हो जाएगा आपका। काले ठेकेदार, खाएगा जूते चार। हो गया आपका मम्मी जी। तो अब अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं माता जी? तो सुनिए, आपकी जो बेटी है ना मिंकी मिश्रा, वो मेरे से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है। मतलब इतना कि अगर मेरी शादी से नहीं हुई ना तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेवड़ा बन जाऊंगा और दारू पी पी के अपना लिवर सड़ा लूंगा। पर अगर आपकी बेटी की शादी भोलू कुमार से नहीं हुई तो वो अपने पति के साथ तो रहेगी, पर सोचेगी सिर्फ मेरे बारे में और फिर डिप्रेस्ड हो जाएगी। आगे चल के जब माँ बनेगी तो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पर उतारेगी, उन्हें कूट कूट कर लतखोर बना देगी। कुल मिला के देखा जाए तो आपकी बेटी की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। तो मम्मी जी, क्या आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो? बोलिए 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 ना। अरे गाली बाद में बक लीजिएगा अम्मा जी, पर पहले बताइए क्या आप चाहती हैं आपकी बेटी का जीवन बर्बाद हो? तो कुछ कीजिए ना अम्मा जी। आप तो माता है ना, आप तो सब कुछ पॉसिबल कर सकती है। क्या आप पापा और पिंकी भैया को रिपोर्ट लिखवाने से रोक लेंगी? मगर कैसे? क्या आप उनसे कहेंगी कि अगर उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई तो आप छत से कूद देंगी? मम्मी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अरे पगली, वो सिर्फ धमकी देंगी, ऐसा कुछ करेंगी नहीं। ओह अच्छा। अरे थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू। आपने तो मेरा दिल ही हल्का कर दिया। अब इस हल्के दिल वाले की बात भी सुन लीजिए। तो मेरा नाम भोलू कुमार है और मैं एक ठेकेदार हूँ। आपकी बेटी की जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर हाँ इतना बोल सकता हूँ कि जान लगा दूंगा उसे जिंदगी भर खुश रखने के लिए। उसे हर वक्त प्रोटेक्ट करूंगा और उसकी आज़ादी का भी ख्याल रखूंगा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूं, आप खुद ही समझ जाइए। क्या आप हमारी शादी में आएंगी हमें आशीर्वाद देने? यस। और कुछ समय बाद पापा भी मान जाएंगे? कैसे? पर कैसे? अरे मम्मी जी, आप अपने दामाद से कैसे बोल रही हैं? मुझे शर्म आ रही है। नहीं, आप अपनी बेटी को ही समझा दीजिए इस स्कीम के बारे में। लो बात करो। हेलो। हाँ मम्मी। क्या पापा को 1 साल के अंदर नाती देंगे तो वो मान जाएंगे? क्या कुछ भी बोल रही हो यार मम्मी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मिंकी और भोलू, उनकी कहानी मैं कैसे बोलूं। भोलू और मिंकी और मैं इन दोनों प्रेमियों को 10 में से पूरे 10 अंक देना चाहूँगा। भाई इन दोनों ने आज साबित कर ही दिया कि अगर फुल डेयरिंग के साथ आप प्यार की राह पर चल पड़ो ना तो मंजिल अपने आप ही मिल जाती है। अब भोलू और मिंकी के जीवन में बाहर कौन कौन से रंग लेकर आती है ये तो वो बांसुरी वाला ही जाने। मैं तो बस इन दोनों कबूतर्स को शादी की अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। कबूतर्स। कैसे सर आप ठीक ही होंगे? अब तो आपकी बेटी आपके साथ रह रही है तो दिन रात आसानी होती होगी ना ताना मारने में। एक सवाल पूछना था मुझे आपसे कि कैसे बाप है आप जो दिन रात अपनी बेटी को ताना मारते रहते हैं? अरे मानता हूं आपकी बेटी हैंगर दिखती थी, लेकिन आप कौन सा माइक टायसन दिखते थे? आप भी तो सूखे हुए खजूर टाइप के थे ना। चिल्लाइए मत। अब देखिए अपनी बेटी को कितनी खुश है मेरे साथ, फूले नहीं समा रही है। और एक बात और सुनिए, आपकी बेटी का पति मैं बाद में बना, पहले मैं उसका बेस्ट फ्रेंड था और वो मैं हमेशा रहूंगा। तो अगर आज के बाद अगर आपने मेरी बेस्ट फ्रेंड को ताना मारने की कोशिश भी की ना तो कसम आपके बाप की, आपको खजूर से अमचूर बना डालूंगा, समझे?
हाँ तुमने चाय पी कि नहीं? हाँ नहीं। ओ शिट, वो जनरल लिखते लिखते आज मैं चाय पीना ही भूल गया। ओ शिट। तब भी मैं कहूँ कि तुम्हारे आज गुस्से का अलावा मेरे बाजू वाले कमरे में क्यों फट रहा है? ओ तो तुम्हारे पापा घर पे हैं क्या? आज संडे है शेखर, भूल गए? भूल गया था, वाकई भूल गया था। भूल गया था कि प्यार दिल में रखने के लिए नहीं होता है, बल्कि उसे जताना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है। मुझे लगा कि शायद कॉलेज वाली कविता है, समझ जाएगी, लेकिन मैं भूल गया था कि अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी वाइफ बन जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगो। ये सब कहीं से पढ़ पढ़ के बोल रहे हो क्या तुम? शट अप यार इडियट। यू इडियट। तुम्हारा बाप इडियट। आज तो बहुत खुश हो गए ना तुम? तुम्हारे पापा को डोज देके यार कुछ ज्यादा ही खुश हूं। क्या? इस घर में बालकनी भी है, पर क्या करूं, तुम नहीं हो। जब तुम्हारे पास थी तब भी तुम नहीं थे, और अब तुमसे दूर हूं तब तो तुम बिल्कुल नहीं हो। मेरा मन भी कितना पागल है, मेरे पास होकर भी तुम्हारे पास ही रहता है, मानता ही नहीं है, तुम्हारे पास भागा चला जाता है। तो मैं भी तुम्हारे मन का ख्याल रखता हूँ भाई। जब भी मेरे पास आता है ना तो मैं उसे चाय पिला देता हूँ, बदमस्का भी खिला देता हूँ। मुझसे दूर रहकर खुश नहीं हो तुम, मुझे अपने पास बुलाना चाहते हो, लेकिन अपने मुंह से बोल नहीं सकते। तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, और देखोगी भी नहीं, और देखना चाहती भी नहीं। आग लगे शर्मा अंकल की वकालत को। मुझे तुम्हारे साथ रहना है शेखर। और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता कविता। तो बोलना चाहिए था ना इडियट। आज बोलने के मूड से ही कॉल किया था, पर वो पहली बार में थोड़ी सीक्वेंसिंग बिगड़ गई थी। तो अब सुधार लो। मैं आज ही तुमको लेने आ रहा हूँ कविता। अपनी माँ को, मेरी सासू माँ को बोलना कि अपने दामाद के लिए खजूर का हलवा बना कर रखे। शट अप यू इडियट। मैं आ रहा हूँ। संत कवि सूरदास जी कहते हैं, ऊधो मन्ना भय 10-20, यानी कि एक ही तो मन है, कोई 10-20 तो है नहीं जो एक किसी से लग जाए और दूसरा किसी और से। अब भाई इन दोनों कबूतर्स के मन तो एक दूसरे से ही लगे हुए हैं, वो भी गांठ बांध कर, तो इन्हें अलग कर पाना लगभग प्रैक्टिकल नहीं है। अब इनका आगे का वैवाहिक जीवन कैसा होने वाला है ये तो शेखर की माता जी ही बता सकती हैं, क्योंकि वो किसी ज्योतिषी से कम नहीं है। मैं तो बस इतना बता सकता हूँ कि शेखर को वक्त निकालने की इम्पोर्टेंस का पता चल गया है। तो आगे चलकर शेखर भले 1-2 ऑडिशन मिस कर देगा, मगर कविता के लिए वक्त निकाल ही लेगा। और आप ही बताइए, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को वक्त से बड़ा कोई गिफ्ट दे सकता है? तो जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे दी एंड शब्द बड़ा ही नेगेटिव लगता है, तो अभी जो हो रहा है वो दी एंड नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि इनकी प्रेम कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि पूरी हो गई। और मैं ये मानता हूँ कि एक बेहतर समाज वही है जहाँ प्रेम कहानियाँ पूरी हो जाती हैं। तो इन तमाम कबूतर्स की प्रेम कहानियों के पूरे हो जाने की खुशी में आइए सुनते हैं वो गाना जिसे सुनने की फरमाइश की है प्रेम नगर से राहुल सौम्या, अरुण प्रभा, राधिका ऋषि, भोलू मिंकी, शेखर कविता और उनके तमाम संगीत साथियों ने। जानती हूँ कि प्यार में थोड़ी सी दूरी हो जरूरी है। जानती हूँ कि प्यार में थोड़ी सी दूरी हो जरूरी है, पर
फिर जो कहानी इतनी रुमानी हो, पूरी हो जरूरी है। आंसू में भीगो ना सावन के इस महीने में। हाँ, आंसू में भीगो ना सावन के इस महीने में। दिल चाहिए ना तुम्हें, ये लो ना मेरे संग इस तरह तुम खेलो ना। कब से पड़ा है तुम्हारा दिल मेरे सीने में। हाँ, कब से पड़ा है तुम्हारा दिल मेरे सीने में। आकर इसे तुम यहाँ ले लो ना। मेरे संग